अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, ऑडिट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब ये है कि हमने एक अमाउंट, एक लेवल सेट कर लेना मिस स्टेटमेंट का। अब वो मिस स्टेटमेंट ये है कि इंफॉर्मेशन या तो नहीं लिखी या लिखी तो गलत लिखी। दो बातें हुई, इंफॉर्मेशन को लिखना, गलत लिखना, या इंफॉर्मेशन का ना लिखना, इंफॉर्मेशन का छुपाना, जानबूझ के छुपाना या अनइंटेंशनली ओमिशन। अगर वो उस लेवल से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मटीरियल है। उसके लिए हमें एक लेवल सेट करना होता है, उस लेवल को कहते हैं मटीरियलिटी। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, मटीरियलिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को प्लानिंग के टाइम पे और ऑडिट को परफॉर्म करते हुए अप्लाई करेगा। अब इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्या मटीरियलिटी होती है, ये है डेफिनेशन मटीरियलिटी की, ये याद करनी है आपने। पहली बात, मिस स्टेटमेंट, इसके साथ साथ ओमिशन। दो बातें होंगी, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन गलत तरीके से बताई हुई है या इंफॉर्मेशन को छुपाया हुआ है। इंफॉर्मेशन को या तो छुपाया या आपने गलत बताया। ये दो काम, उसको हम मटीरियल तब मानेंगे अगर एक गलती है तो वो इंडिविजुअली, और अगर बहुत सारी गलती हैं तो सारी गलतियां मिल के मजमूई तौर पे सारी की सारी इकट्ठी मजमूई तौर पे, वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, क्या कर दे, बदल डालें, तब्दील कर दे। किस चीज को बदल दे? डिसीजन को, फैसले को। किसके फैसले को? यूजर के। और वो यूजर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे फैसला कर रहा हो। हर वो इंफॉर्मेशन जिसका गलत बताना या जिसका छुपाना यूजर के फैसले को बदल डाले, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? मटीरियल। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये डेफिनेशन हमारी चैप्टर 14 में भी बड़ी हेल्प करेगी, वहां पे भी जाके हमें रिपोर्ट में ये लिखनी पड़ेगी। मटीरियलिटी का मतलब क्या हुआ? मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन। मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुश्किल बात तो नहीं है? ताहिर साहब रिपीट कीजिएगा, चाहे देख के करें कोई बात नहीं, हो जाएगी याद। मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर्ड टू बी मटीरियल। इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट और इन
aggregate, individually or in aggregate, could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statement. क्लियर हो गया जी बच्चे? सुहेब साहब रिपीट कीजिएगा एक दफा. Including omission are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial. अच्छा, अब ये इकोनॉमिक का मतलब होगा, हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन. याद रखिएगा, कौन सा डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन. मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होगा तो इकोनॉमिक डिसीजन. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक डिसीजन. सिर्फ डिसीजन नहीं, कौन सा डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन. हारिस साहब क्लियर है? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बात क्रॉस कर दीजिएगा. बस एक बात याद रखना है, मटीरियलिटी के लिए वर्ड कंप्यूटेशन कभी भी नहीं यूज होता, हमेशा इसके लिए वर्ड यूज करना है डिटरमिन. बस, और कोई जरूरत नहीं आपको और बात याद रखने की. मटीरियलिटी के लिए वर्ड क्या यूज करना है? डिटरमिन. जैसे आपने बताया फाइनेंशियल डिसीजंस, यहाँ नॉन फाइनेंशियल डिसीजन भी तो हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल के एक मैनेजमेंट ने गलत लिटिगेशन पर लगाई है, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को मतलब गलत दिखाने के लिए. फॉर एग्जांपल क्या शो करवाई हुई है? लिटिगेशन मतलब डिस्क्लोजर ज्यादा दिया हुआ है. डिस्क्लोजर ज्यादा दिया हुआ है. डिस्क्लोजर आपको पता है अमाउंट के बगैर होता है? नहीं, डिस्क्लोजर में 3 बातें हैं, मैं भी आपको बताता हूं. डिस्क्लोजर में 3 बातें. आप ऑडिट किसका करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बातें, या अमाउंट है या डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर कब दिया जाता है? जब हमारा आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो, लायबिलिटी के हवाले से बात करें, या अमाउंट सही से मेजर, अमाउंट सही से. लेकिन डिस्क्लोजर में कहां लिखा हुआ है कि हम ये नहीं बताएंगे कि हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे? कंटीजेंसी इसीलिए बताते हैं ना भाई, अगर केस हार गए तो इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, आउटफ्लो पॉसिबल है. अमाउंट तो है ना, यूजर का डिसीजन होगा ना, वो यूजर का डिसीजन कब इफेक्ट होगा? वो तब नहीं लिखते जब हम कहते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. भाई अमाउंट बता ही नहीं सकते. IAS 37 ने कहा है अमाउंट फाइनेंशियल इंपैक्ट के बगैर नहीं बताना. हमने कहा जी अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट कंप्यूट ही ना हो सकता हो, कहता फिर ये बात लिखो कि फाइनेंशियल इंपैक्ट बता ही नहीं सकते, ये बात लिखो. लेकिन इसके बगैर तो नहीं है, क्योंकि जब हम कॉन्टिजेंसीज की बात करते हैं तो कॉन्टिजेंसीज में 3 बातें आएंगी. क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉसिबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और थर्ड वन अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. रिपीट करता हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. लेकिन अब कंडीशन चेंज होगी, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ये बात क्लियर है? लेकिन अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली. एक तीसरी बात बोलता हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल आउटफ्लो, अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. लेकिन अब कंटीजेंसी है, अगर इनमें से किसी भी टाइम पे अमाउंट मेजर नहीं हो पा रही, अब अंदाजा भी नहीं लगा सकता. माजी में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं किसी के साथ, कोई इसकी प्रेसिडेंस मौजूद ही नहीं. आप बता दो कि भाई हम नहीं बता सकते. लेकिन हम ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मौजूद है? अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स. क्लियर हो गया? हम जब बात कर रहे होते हैं ना, बाजों का क्या कहेंगे जी, मटीरियलिटी 2 बेसिस पे हम देखते हैं. एक होती है मटीरियलिटी बाय साइज. मटीरियलिटी 2 चीजें, फर्स्ट वन बाय नेचर, बाय साइज. इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, और ये है क्वालिटेटिव. लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि डिसीजन हमने फाइनेंशियली नहीं करना. यहां पे डिसीजन हमने फाइनेंशियली देखना है,
कि यूजर का डिसीजन कौन सा बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर है, उसने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं नहीं करने, उस यूजर ने फैसला करना। वो यूजर का जो फैसला होगा वो हो सकता है वो मटीरियलिटी बाय साइज हो, मटीरियलिटी बाय नेचर हो। एक बैंक है, बैंक ने ये फैसला करना है इस कंपनी को कर्जा दूं या ना दूं। एक जज साहब ने फैसला करना है इस कंपनी को चलते रहने दिया जाए, इस कंपनी को बंद करने का फैसला दे दिया जाए। एफबीआर ने फैसला कर, स्टेक होल्डर्स है ना, यूजर्स है ना, वो किसी ना किसी तरीके से फैसला कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फैसले जो उनके होंगे, मेजॉरिटी बल्कि मैक्सिमम फैसले किससे रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड। क्लियर होगी बात। अच्छा जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करते हैं। हमने ये बात बोली कि मटीरियलिटी को डिटरमिन किया जाता है। मटीरियलिटी को क्या किया जाता है नुमान साहब, क्या किया जाएगा? मटीरियलिटी को डिटरमिन किया जाएगा। मटीरियलिटी क्या होगी? बाय नेचर या बाय नेचर या बाय, ये प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस करता है। तो इसको बोला जाता है मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, मटीरियलिटी किसका मैटर है? प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर। ये जजमेंट पे बेस करेगा। ठीक है जी। तो मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ and is affected by auditors' perception of the financial statement needs of users. Materiality determine किसने करनी? ऑडिटर। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर साहब आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। भाई साहब ने क्या डिटरमिन करना है? कैलकुलेटिव वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? डिटरमिन करनी है मटीरियलिटी, और मटीरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अब बड़ी काम की बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे नहीं हो जाएगी। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, ये देखो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है, और वो यूजर्स जोन से भी हैं, वो कौन सी इंफॉर्मेशन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। ये सारी बातें परसीव कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर परसीव करेगा। अब समझ आइए बात। ऑडिटर की परसेप्शन किसके हवाले से? परसेप्शन कि भाई यूजर कौन है और यूजर कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर आईकैप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थमा दी जाए तो आपको सबसे ज्यादा होगा कि देखें फीसें कितनी कलेक्ट की हैं। आप यूजर इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा जानना चाह रहे हैं वो किसके हवाले से? फीसिस के हवाले से। क्लियर हो गया? तो हो सकता है उनके ऑडिटर बेस किसको बना लें? फी को, स्टूडेंट से जो फी वसूल की जा रही है। तो ये परसेप्शन है। किसकी परसेप्शन? ऑडिटर की। किस हवाले से? कि भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर और वो यूजर किस इंफॉर्मेशन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। सेंटेंस पढ़े। अब ये सेंटेंस लिखा होगा वहां पे। मटीरियलिटी किस पे बेस करेगी? अच्छा, प्रोफेशनल जजमेंट किसकी होगी? यहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ।
क्योंकि डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी किसने करनी है? ऑडिटर ने। तो फिर प्रोफेशनल जजमेंट भी तो उसकी है ना। अच्छा, इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स परसेप्शन, किस पे अफेक्ट करेगी? परसेप्शन, किस हवाले से? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए किसको? यूजर को। यूजर किसके हैं? यही बात बोली ना। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर, ऑडिटर की परसेप्शन के यूजर कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोफेशनल जज करेगा, जजमेंट, ये फैसला करेगा कि मैं किसको बेस बना के मटीरियलिटी डिटरमिन करूं। बात क्लियर यासिर साहब? अदरवाइज ये समझ नहीं आनी बात, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा लगाते जाएंगे, लेकिन ये बात समझना ज्यादा जरूरी है। सर ये प्रोफेशनल जजमेंट है, ये इंडिपेंडेंटली होगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूजर की प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगी वो किसको प्रेफर करना चाह रहा है इसके। ये ऑडिटर यूजर से जाके नहीं पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईकैप का ऑडिटर, वो ऑडिटर मटीरियलिटी डिटरमिन करने लगा तो उसने लिस्ट बना दी इसके यूजर कौन कौन से, और यूजर को फोन कर दिया, भाई आप कौन सी इंफॉर्मेशन लोगे? अगर आपसे कहा जाए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ो तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करोगे? अब हम उनसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पता तो होगा। ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है। अब बात समझ में आई? हमें नहीं पता, हमने ना उनसे पूछना है, लेकिन ये बेस किस पे कर रही है? हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर के वो परसीव करेंगे। ये बात अब क्लियर हो गई है? तो अब इसको याद करना है। मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, सेंटेंसेस फॉर्म में याद करेंगे, भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा। ताहिर भाई, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, साहब को ना डिस्टर्ब कीजिएगा। मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। वकास भाई बात क्लियर होगी आप लोगों को बच्चे? मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, मटीरियलिटी किसका मैटर होगा? प्रोफेशनल जजमेंट का। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स, ऑडिटर की परसेप्शन से अफेक्ट होता है। किससे अफेक्ट होता है? ऑडिटर की परसेप्शन। और ऑडिटर किसके बारे में परसेप्शन करेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत किसको है? यूजर को। क्लियर है? और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है कि भाई इसको मैं बेस करते हुए मटीरियलिटी को डिटरमिन करूंगा। क्लियर हो गई ये बच्चे बात? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, याद हो जाएगी। मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द नीड ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बातें मुकम्मल? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ऑडिटर ने ना, अब ये बातें जो है ना ये पास पेपर में आ चुकी हुई हैं, पीपी लिख लीजिएगा इसके साथ। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हम मटीरियलिटी को डिटरमिन करने लगे, तो डिटरमिन करने से पहले हमें किन बातों का पता होना जरूरी है, फिर ही हम प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी है प्रोफेशनल जजमेंट जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी अप्लाई हो जाए, नहीं। उसके लिए आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है, तभी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होगी ना। पहली बात क्या है? आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना जरूरी है? किसका नॉलेज होना जरूरी है? बिजनेस का। और बिजनेस की एक्टिविटीज का, बिजनेस की एक्टिविटीज का, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती हैं उसकी अकाउंटिंग का किसका नॉलेज होना जरूरी है? बिजनेस की एक्टिविटीज का। और बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती हैं उसकी अकाउंटिंग का काम कैसे होगा उसका नॉलेज होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई थी? कोई मुश्किल बात तो नहीं? हैव अ रीजनेबल नॉलेज, रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। किसका? बिजनेस का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, अकाउंटिंग का, एंड अ विलिंगनेस, और इस विलिंगनेस का टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस। एहतियात से पढ़नी है आप लोगों ने ये बात। अच्छा, पहला पॉइंट तो हो गया ये बात। दूसरा, अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है, प्रेजेंट किया गया और ऑडिट किया गया किसकी बेसिस के ऊपर?
IAS 1 कहते हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड बाय या ऑडिट टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। प्रेजेंटेड पहले नंबर पे प्रीपेयर्ड, दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेड और थर्ड वन ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। बातें क्लियर हो गई जी बच्चे। तीसरी बात, थर्ड वन, रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटीज। हारिस इदरीस साहब, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं अनसर्टन इंफॉर्मेशन, वो प्रोविजंस है, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या बनता है, अनसर्टन टाइमिंग, अनसर्टन अमाउंट, वो प्रोविजन कहलाती है हमारी। क्या प्रोविजन के बारे में हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं? नहीं। और वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि उसके बारे में 100% हम सर्टन नहीं हो सकते। ये कहलाती है हमारी इनहेरेंट रिस्क। ये रिस्क लिमिटेशन भी है हमारी। ये कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। अच्छा, अब ये जरा सुनिएगा, recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on use of estimates, judgment and consideration of future events। आपने recognize करना है uncertainties कौन सी हैं जो इसकी measurement में मौजूद हैं, वो amounts पे बेस करती हैं, estimate होगा, judgments और consideration of future events, जैसे provision for litigation का मैटर, वन ऑफ इवेंट। अब हम क्या सोचेंगे, जज साहब का फैसला का होगा, और जज साहब का फैसला कब आएगा? फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर इवेंट हो गया। तो हमें ये देखना। और बच्चे फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस। वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डिसीजन लिए जाएंगे किस पे बेस करेंगे? उस इंफॉर्मेशन पे, जो इंफॉर्मेशन किस में मौजूद होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इन बातों का पता होगा तो आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये सोच पाएंगे यूजर किस इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक ये है, हमने डिटरमिन करना है मटीरियलिटी को। मेन टॉपिक, वी हैव टू डिटरमिन मटीरियलिटी, और उसके हम स्टेप्स बना बना के वन बाय वन पढ़ने वाले। अब ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब उसमें कौन कौन सी बातें? ओनरशिप स्ट्रक्चर, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने अंडरस्टैंड करना है ओनरशिप स्ट्रक्चर को और यूजर्स को। अब जरा बातें ये बाद में पढ़ते हैं, पहले एग्जांपल पढ़नी है मैंने। ऐसा नहीं है, जरा तरतीब से, और बताऊंगा कितनी बात को रट्टा लगाना है। बच्चे, आप एज एन ऑडिट पार्टनर, आप ऑडिट पार्टनर है, मीन्स टू से आप ये समझ लें आप एक कंपनी का ऑडिटर है। और तवज्जो से, अब लिखने की जरूरत नहीं है, जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। आप पार्टनर हैं, एक फर्म के पार्टनर हैं। आप प्लान कर रहे हैं एक कंपनी का ऑडिट करना है आपने। आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे उस कंपनी के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। आपको कुछ बातें पता चली। आपने सबसे पहले पूछा कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कि नहीं है? उन्होंने कहा जी है। क्या पता चल गया? लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब है? पब्लिक के पास इसके शेयर्स मौजूद है और मार्केट में इसके शेयर्स खरीदे और बेचे भी जाते हैं। ये बात पता चल गई। दूसरे नंबर पे आपने पूछा कि क्या कंपनी ने बोरोइंग मतलब डेट इशू किया हुआ है? उन्होंने कहा जी नहीं। इक्विटी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बेसिकली क्या देख रहे हैं? इक्विटी स्ट्रक्चर। अगर किसी कंपनी ने कोई भी कंपनी बनाना चाहता है तो उसको कंपनी बनाने के लिए फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। फाइनेंसिंग के दो सोर्सेज होते हैं, या तो सोर्स होगा इंटरनल होगा तो हम उसे कह देंगे इक्विटी, और अगर होगा एक्सटर्नल तो हम उसे कह देंगे डेट फाइनेंसिंग की हुई है इसने। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग अगर दोनों ही हुई है तो कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है।
यहां तक बात क्लियर? पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा? आपने कहा जी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब इक्विटी शेयर्स तो मौजूद है और मार्केट में बाय एंड सेल भी हो रही है। दूसरे नंबर पे डेट नहीं है। अब आप मुझे बताइएगा इसके सबसे मेन स्टेक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर को किस चीज की गर्ज होती है? डिविडेंड की। और डिविडेंड किस पे बेस करता है? प्रॉफिट पे। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा डिविडेंड भी उतना ज्यादा, जितना प्रॉफिट कम है माइट बी पॉसिबल डिविडेंड उतना कम हो। अब यहां तक बात क्लियर है? तो मेन इसके यूजर कौन है? अब आपको देखना पड़ेगा शेयर होल्डर क्या इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, शेयर होल्डर को कौन सी रेशियो से कर्ज होती है, शेयर होल्डर को कौन सी मालूमात चाहिए। बात क्लियर हो गई ना आपको? तो अब देखिए, इस अबव फैक्ट की बेसिस पे एंगेजमेंट पार्टनर ने कंक्लूड किया कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन है, बस बात खत्म हो गई। फिर हमें पता चल जाएगा शेयर होल्डर क्या चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन। हारी साहब बात समझ में आई है? मुश्किल बातें तो नहीं है, और ये प्रैक्टिकली वाकई होता है ये काम। सबसे पहले ही नंबर पे हम ये दो देखते हैं, भाई कंपनी की फाइनेंसिंग कैसी हुई है, कितने परसेंट डेट है, कितने परसेंट इक्विटी है। नुमान भाई बात क्लियर हो रही है? एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। नुमान साहब अब मेरी मदद करेंगे। नुमान साहब पार्टनर हैं, प्लान कर रहे हैं कंपनी बी के ऑडिट का, अंडरस्टैंडिंग हासिल कर रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल पूछा जी लिस्टेड है कंपनी या अनलिस्टेड? लिस्टेड। पहला सवाल जवाब मिल गया, कंपनी क्या है? लिस्टेड। स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स बाय एंड सेल हो रहे हैं। सारी बातें ना अंडरलाइन कीजिएगा, ये एग्जांपल बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो हाईलाइटेड होगी वही बात सिर्फ देखेंगे, बात पूरी समझ में आएगी, मेरी बातें याद आ जाएंगी। गारिस भाई बात क्लियर हो गई? यासिर भाई अब आगे कह रहे हैं हैवी फाइनेंसिंग ली हुई है, इसका मतलब क्या है? डेट भी है इक्विटी भी है। अगर डेट और इक्विटी दोनों है तो प्रोपोर्शन चाहिए मुझे। अगर कह दिया ना इक्विटी है, फिर प्रोपोर्शन की जरूरत ही नहीं थी, मेन शेयर होल्डर्स पता चल गया। लेकिन अगर उसने कहा एक्सटर्नल भी है, फिर मैं कहूंगा कितने परसेंट है वो बताओ मुझे, ताकि मैं ये फैसला कर सकूं इसमें से मेन स्टेक होल्डर कौन है। बात समझ आ गई? देखिएगा, उसने कहा जी डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी, डेट ये है और इक्विटी कितने परसेंट है? अब मुझे बताएं इनमें से ज्यादा प्रोपोर्शन किसका? डेट का। और डेट उसने कहा है जी बैंक से लिया हुआ है, कर्जा बैंक से लिया हुआ है। अब किसकी रेशियोज देखेंगे? सारी की सारी बैंक की रेशियोज। तो मेन यूजर कौन हुआ? मेन स्टेक होल्डर कौन हुआ? बैंक। अब देखिएगा यहां पे बैंक और लेंडर्स। मुश्किल बातें तो नहीं है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनर है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑडिट करना है कंपनी सी का, अंडरस्टैंडिंग हासिल कर रहे हैं एंटिटी की और उसकी इन्वायरमेंट की। कुछ फैक्ट्स आपके सामने, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसमें तो वॉलंटियर्स होते हैं, ऐसा ही है ना? चले जी, ठीक हो गया जी। टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस थ्रू द, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, नॉट लिस्टेड, नीदर ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, ना ही लोन लिए हुए उसने। अब इसमें बताइएगा सबसे ज्यादा फोकस कौन करेंगे? डोनर्स, जिन्होंने डोनेशन दी हुई है, जिन्होंने ट्रस्ट बेसिकली क्रिएट किया होगा, जो वॉलंटियर्स है, मेंबर्स ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। क्या हुआ? ओह छोड़ दीजिए, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो? इसमें से कोई भी बात याद करने वाली नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये बातें यहां पे करने लगा जी। एज पर डेफिनेशन मटीरियलिटी आपने कंसीडर करना होता कौन यूजर है, पढ़ लिया हमने पहले ही, हमें पता है। सो द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमिन मटीरियलिटी इज टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई हु इज द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई? हाँ, जरूरत नहीं, यहां से बात शुरू करनी है। ये है रिटेंशन।
और ये है रिटेंशन, ये भी छोड़ दो। ऑडिटर को चाहिए कि वो ऑब्टेन करे अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की, उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, इंडस्ट्री की जिसमें वो ऑपरेट करती है, इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द मीन्स बाय विच द एंटिटी इज फाइनेंस्ड टू डिटरमिन द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बातें पूरी हो गई ना Yes, sir. कि हमें क्या चाहिए? ओनरशिप स्ट्रक्चर, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, कंपनी ने फाइनेंस रेस किस तरीके कार से हासिल किया हुआ है, मतलब क्या हुआ, इसके मेन यूजर कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो डिटरमिन कर लो। नेक्स्ट, ऑडिटर को कंसीडर करना है हु रिसीव और यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाई एन ऑडिट इज रिक्वायर्ड। कॉमन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे इंक्लूड शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स। मेन आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पैराग्राफ बस देख लीजिएगा, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, दोनों हो जाए बेस्ट है, लेकिन ये वाला पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सब बातें क्लियर है ना? ये छोड़ दीजिएगा, जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्लियर, दूसरे स्टेप पे आइएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। 2 बज गए, सिर्फ 2-4 मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, मुश्किल बात नहीं। आपने देखने एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसी तरह से टोटल एसेट्स हो गए, इसी तरह से इक्विटी और लायबिलिटीज हो गई। तो आपको ये देखना है एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या चीज चाहिए आपको डिटरमिन करना है, एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिटरमिन क्या करना है? एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, बोरोइंग्स, intangible assets, net assets, total assets, revenue, gross profit, expenses। बात क्लियर हो गई थी बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? पास पेपर का सवाल करते हैं बच्चे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी बेस बनाते हैं। इसके अलावा लिस्ट का मतलब है सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। अच्छा, कभी वर्ड बोलेगा लिस्ट, कभी बोलेगा इन लिस्ट, और कभी बोलेगा बच्चे आइडेंटिफाई, कभी बोलेगा आउटलाइन। इन सब का एक ही मतलब है, लिस्ट डाउन कह दे, इन लिस्ट कह दे, आइडेंटिफाई कह दे, या आउटलाइन करे, नाम लिखने हैं आपने। क्लियर हो गया जी बच्चे? लिस्ट डाउन कह दे, इन लिस्ट कह दे, आइडेंटिफाई कह दे, आउटलाइन कर दे, इन सब के क्या करने बच्चे? नाम लिखने। वो आपसे कह रहे हैं 4 बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स बेसिकली जिनको हम बेस बनाते हैं। थर्ड वन एलिमेंट है हमारा मटीरियलिटी, लेकिन उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। अभी आज हमने सिर्फ नाम ही देखने। कुड कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द मटीरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 था जी, रिटेंशन का सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लोगों ने याद भी कर लेना इंशाल्लाह, अभी बल्कि याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। ये देखिएगा,
हम किसको याद कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं? पहले हमने पढ़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कहता है उसके अलावा बताइएगा। उसके बाद हमने कहा ग्रॉस प्रॉफिट को, फिर हमने कहा टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू को, हम टोटल इक्विटी को बेस बनाते हैं, या टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज को बेस बनाते हैं। बात क्लियर हो गई? कल हम पढ़ेंगे किस किस के लिए या किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम किसको बेस बनाना प्रेफर करेंगे और उससे रिलेटेड पास्ट पर्पस के सवाल करेंगे। कल हमारी क्लास इंशाल्लाह 11:50 तक स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।